तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम होता क्या है अपना। तो लीनियर मोमेंटम पी, मोमेंटम को अपन किससे डिनोट करते हैं, पी। ये होता है एम वी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। एम क्या है यहाँ पर, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम में जो चेंज होता है, उस मोमेंटम में जो चेंज की रेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन से क्या मतलब है कि मोमेंटम सेम रहना चाहिए, मतलब डेल्टा पी जो है या डीपी जो है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कंजर्वेशन इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी जो है ज़ीरो होना चाहिए, या डीपी जो है आपका वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और ये कब ज़ीरो होगा, एक ही कंडीशन में, जब फोर्स अप्लाइड जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो अगर इस फॉर्मूले से हम बात करें तो ये डीपी ज़ीरो कब हो सकता है, जब, अब ये टाइम तो ज़ीरो होगा नहीं, है ना, तो फोर्स ही ज़ीरो हो सकता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है ज़ीरो हो, तो डेल्टा पी जो है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। इसका मतलब डेल्टा पी का मतलब मैंने क्या बताया था, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ठीक है, m1v1 मतलब जो मोमेंटम चेंज है वो मैंने क्या बताया था कि m1v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और यही है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई बात समझ में। तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, इसमें क्या होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल जो है, फोर्स एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो डेल्टा पी ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा पी ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंट P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। और P1 मैंने बताया था M1V1, और P2 क्या होगा, M2V2, और ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो कोई अगर मान लो सिस्टम है पूरा मासेस का, जिसमें कौन कौन से मासेस प्रेजेंट है, M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कोई सिस्टम है मासेस का, है ना। अब ये पहले क्या था, ये सब का जो सम है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है, अब जो इनका मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर ये अलग अलग हो जाते हैं तो इनका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो जो नेट मोमेंटम था इनका P, वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 P2 P3। ठीक है, तो ये कंजर्व रहेगा मोमेंटम। तो ये किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर हो कोई भी, तो जो नेट मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है। आई बात समझ में। अब अपन इसके जो है एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है, आपने किसी आदमी को, या आप भी अगर कहीं कभी बोट पे चढ़े हो, है ना,
तो ये जो है उनका शोर रहता है ना, कि जहाँ पे हम जहाँ पर बोट पे, जहाँ से बोट पर चढ़ते हैं, ये पानी के एकदम उस पे किनारे पर रहता है बना हुआ। यहाँ पे मान लो आपकी बोट खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये कोई भी अगर आदमी बोट से इधर की तरफ आता है तो बोट को ही हल्का सा किधर की तरफ पुश करता है, पीछे की तरफ पुश करता है ना। तो पहले क्या था, पहले जो है मेन और जो बोट थे वो एक ही सिस्टम का हिस्सा थे, ठीक है। लेकिन अब मेन जो है इधर की तरफ चले गया तो बोट जो है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। इनका जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो बोट का थोड़ा सा वजन कम होता है तो उसकी थोड़ी सी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मेन अगर इस साइड आता है तो बोट इस तरफ चली जाती है, हल्के से पीछे चली जाती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन होता है ना। तो मेन इधर चलता है, मेन की वेलोसिटी इधर रहती है, तो बोट की जस्ट क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। अब रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। तो जो मूवीज़ वगैरह में गन चलाते हैं वो तो बहुत इजीली चला लेते हैं, ठीक है, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब भी कोई ओरिजिनल गन चलती है तो उसमें जो भी चलाने वाला है, जैसे रिवॉल्वर को अगर हम छोड़ दें तो जो बाकी गन है वो इतनी इजीली चलती नहीं है। उनको चलाने के लिए पीछे उनको मतलब बहुत टाइटली पकड़ के रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ट्रिगर दबाते हैं, है ना, पहले क्या होता है, बुलेट और गन दोनों क्या होती है, एक ही बॉडी होती है ना। लेकिन जैसे ही क्या होता है, बुलेट यहाँ से निकलती है, मान लो बुलेट यहाँ से निकली, किस वेलोसिटी से, मैंने बुलेट की वेलोसिटी बोल दिया VB, ठीक है, और बुलेट का मास मैंने बोल दिया MB, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आदमी है जिसने इस जो गन को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो गन का जो है मैंने बोल दिया मास कितना है, mg है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये बुलेट आगे की तरफ जाती है, ये गन को क्या करती है, हल्का सा पीछे की तरफ पुश करती है। आई बात समझ में? तो बुलेट का मास बहुत कम रहता है, ठीक है। गन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मास ऑफ बुलेट इज़ वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू मास ऑफ गन, है ना। और वेलोसिटी जो रहती है, मोमेंटम कंजर्व रखना है तो गन का मास ज़्यादा है, भाई आपको क्या रखना है, ठीक है, आपको ये कंडीशन रखना है, आपको मोमेंटम कंजर्व रखना है, ठीक है। तो अगर गन का जो है मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होना चाहिए, बुलेट का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो बुलेट की जो है वेलोसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है ना। लेकिन गन की वेलोसिटी कम होती है लेकिन ज़ीरो नहीं होती है ना। इसलिए जो भी इसको गन को पकड़ के चलाता है उसको भी अपनी तरफ क्या है, एक हल्का सा जो है बैकवर्ड फोर्स मिलता है। और जैसे क्या है कि अगर हल्के हाथों से उसको चला दिया जाए तो थोड़ा इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए जब भी गन को पकड़ के चलाना होता है तो थोड़ा सा टाइट पकड़ा जाता है। क्यों पकड़ा जाता है? जिससे थ्रस्ट कम हो जाए। कैसे थ्रस्ट कम होगा? अगर कोई इंसान जैसे शोल्डर पे अगर रख के और गन को चलाएगा, है ना, शोल्डर पे रख के चलाएगा तो उससे क्या होगा कि गन और जो शोल्डर है वो दोनों एक बॉडी की तरह काम करेंगे, और एक बॉडी की तरह काम करेंगे गन और शोल्डर, तो दोनों का जो मास है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से उनको वेलोसिटी जो है और कम मिलेगी गन की। तो जब भी गन चलाना होता है तो उनको ये गाइड किया जाता है कि आप इसको टाइट पकड़ेंगे और शोल्डर पर रख के इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो गन और जो शोल्डर है वो एक सिस्टम की तरह काम करे, एक बॉडी की तरह काम करे, जिसकी वजह से जो गन की वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से, ठीक है। तो जब भी गन और बुलेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि गन जो है अगर
गन का मास इतना है, बुलेट का मास इतना है, इसकी वेलोसिटी इतनी, तो किसी एक का कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ गन है इसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी भी कहा जाता है। रिकॉइलिंग वेलोसिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका वो हम लोग देखते हैं, रॉकेट प्रपल्सन। ठीक है, तो रॉकेट में क्या रहता है बेसिकली, ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंटम रहता है रॉकेट का, रॉकेट के पास सिर्फ मास है ना, वो लॉन्चर में रखा हुआ है इस तरह से, तो इनिशियली तो जो है उसके पास सिर्फ मास रहता है, लेकिन उसके पास वेलोसिटी नहीं रहती, तो इनिशियल मोमेंटम जो रहता है वो तो रॉकेट का 0 रहता है। ठीक है, अब रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, तो रॉकेट जो है उसके अंदर फ्यूल होता है कुछ, और वो फ्यूल क्या करता है, बहुत जो है गैसेस बनाता है, और वो गैसेस क्या करती है, नीचे की तरफ छूटती है, तो वो रॉकेट को ऊपर की तरफ थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ चलता जाता है। तो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसमें क्या होता है कि रॉकेट के अंदर फ्यूल टैंक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब रॉकेट का बहुत सारा जो मास है वो फ्यूल टैंक की वजह से, फ्यूल की वजह से ही होता है, और जो फ्यूल कंज्यूम जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे रॉकेट भी क्या होता जाता है, लाइटर होता जाता है ना, और रॉकेट लाइटर होता जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है, और बढ़ते जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें पूछा क्या जाता है आपसे, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। ठीक है, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, तो रॉकेट को थ्रस्ट कितना मिलता है, तो यहाँ पर जो है थ्रस्ट इज इक्वल टू हो जाता है, अब पहले अपन ने अभी तक फोर्स क्या पढ़ा, एम डी वी बाई डी टी, लेकिन यहाँ पर अब दूसरी चीज़ होती है, यहाँ पर क्या होता है, मास कम होते जा रहा है, तो जो वेलोसिटी रहती है गैस के निकलने की वो कांस्टेंट रहती है, तो जो ये u है वो किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो u डी एम बाई डी टी, तो जो मास है उसका फ्यूल का वो टाइम के साथ कंज्यूम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये u क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ एक्सहॉस्ट गैसेस। ठीक है, और dm बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, या रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन बोलेंगे इसको हम, या फिर हम बोलेंगे इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट। ठीक है, दोनों चीज़ क्या है, डी एम बाई डी टी को ही हम बोलेंगे, और यहाँ पर जो है माइनस साइन को लगाते हैं, माइनस क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, तो ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है, थ्रस्ट ऑन रॉकेट इज opposite, is in opposite direction to the exhaust gases। ठीक है, जो गैसेस निकल रही है उसके जस्ट अपोजिट क्या है, रॉकेट को थ्रस्ट लग रहा है, ये आपका नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो थ्रस्ट ऑन रॉकेट अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना होगा, तो F इज इक्वल टू डी यू बाय माइनस डी यू, सॉरी माइनस यू डी एम बाय डी टी। ठीक है, तो ये u क्या है, ये गैसेस की वेलोसिटी है, और जो डी एम बाई डी टी क्या है, इसको हम दो चीज़ों से मतलब बता सकते हैं, या तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट है ना, और
या हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन। आई बात समझ में? तो ये होगा। अब अगर हम इसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट लेकर चलें तो ये जो थ्रस्ट है ये कितना होना चाहिए? देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि वो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट कर देगा, लेकिन कभी कभी जो है वो ग्रेविटी के साथ में भी पूछ सकता है। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि थ्रस्ट ग्रेविटी जो है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, तो हमें ग्रेविटी का जो है हमें ग्रेविटी का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है थ्रस्ट का? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम इंस्टेंट t। ठीक है, किसी टाइम पर जो मास होता है रॉकेट का वो है m, है ना। अब इसके बाद जो है एक्सेलरेशन आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा रॉकेट का। तो एक्सेलरेशन में भी दोनों चीज़ें आ सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -u/m dm/dt। ठीक है, ये फॉर्मूला कब हो जाएगा? जब ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट ना करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? विदाउट ग्रेविटी और ये विथ ग्रेविटी। तो ये ध्यान रखना है ना। ये m को याद रखना है। बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं इस m में कि वो मास को जो है इनिशियल मास ऑफ रॉकेट रख देते हैं, लेकिन ये जो मास होता है ये किसी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे होता है कि रॉकेट इतने t बराबर 0 से जो है मान लो 2 घंटे तक, मतलब 2 मिनट तक चल गया, 10 मिनट तक चल गया, 1 घंटा 2 घंटा चल गया, उसके बाद जो मास होगा वो ये मास m है। ठीक है, किसी टाइम पीरियड के बाद वाला ये मास है। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि इनिशियल मास रख देते हैं यहाँ पे रॉकेट का और आंसर गलत सलत आता है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात याद रखना है कि अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मास है ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का है। ठीक, तो ये पता कैसे चलेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मास, है ना। आपको ये गैस निकलने की स्पीड दे रखी होगी कि गैस कितना मास निकल रहा है गैस का, गैस कितनी पर सेकंड खर्च हो रही है, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। पर सेकंड पर मिनट जितना भी गैस खर्च हो रहा है, मतलब जैसे 20 kg पर सेकंड निकल रही है तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 20 kg पर सेकंड। और आपसे बोला जाएगा कि 10 सेकंड बाद जो है रॉकेट को जो है थ्रस्ट कितना लग रहा है, तो आपको पहले तो मास निकालना पड़ेगा कि 10 सेकंड के बाद रॉकेट का मास क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गैसेस कंटिन्यूसली खर्च हो रही है तो रॉकेट का मास भी जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें जो है इनिशियल मास नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड वाला मास है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, अगली चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जहाँ पर जो v है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। u हम पहले देख चुके हैं, जो गैसेस की स्पीड रहेगी एग्जॉस्ट की, है ना। m0 क्या है? m0 बोल सकते हैं या m0 बोल सकते हैं इसको। तो m0 क्या है? इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। और आपका जो m है वो क्या है? आपका जो रॉकेट का मास होना, इंस्टेंटेनियस मास बोल सकते हैं रॉकेट का, है ना। मैंने अभी जस्ट बताया था कि m जो है आपका मास ऑफ रॉकेट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम इंस्टेंट t। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। अगर
ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया है तो हम ये जीटी वाले को हटा सकते हैं, है ना, दोनों जगह से हम हटा सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2.303, आपको जब सॉल्व करना है तो यही फॉर्मूला लगाना है 2.303 u log m नॉट बाय m माइनस जी टी। और अगर आप ग्रेविटी नेग्लेक्टेड हो तो जो आप जी टी को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल पर रॉकेट की स्पीड। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कैसे सॉल्व हो जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे क्या जाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको गैसेस की स्पीड दे दी जाती है ना, पर सेकंड कितनी गैस निकल रही है वो दे दी जाती है ना, आपको रॉकेट का मास बता दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो या रॉकेट का आपसे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो भी है वो पूछ लिया जाता है। तो रॉकेट का एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो, तो m r dv बाय dt इज इक्वल टू u dm बाय dt, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये mr क्या है, ये मास ऑफ रॉकेट है, ठीक है। ये dv बाय dt क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट है, ठीक है। और ये u क्या है, स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, और dm बाय dt क्या है, रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। गैस कितने kg पर सेकेंड निकल रही है ना। तो जनरली आपको जो है पूरे इसमें मैक्सिमम जगह पर यही फॉर्मूला काम आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये सारे फार्मूलाज तो बहुत मतलब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो आपसे पूछा जाता है वो क्या है, वो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब आपको ये देखना है कि एग्जॉस्ट की स्पीड कितनी दे रखी है, मतलब एग्जॉस्ट की स्पीड एक तो कितनी दे रखी है, उसमें कितना पर kg पर सेकेंड निकल रहा है, और मास ऑफ रॉकेट आप देखेंगे तो आप जो है आपसे इनमें चारों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है 3 को देकर। तो इसी के साथ हम लोग का जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसका जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम जो चीज़ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी कहीं पर भी अगर रखी हुई है तो हम उस पर टोटल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन है और इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ठीक है। तो आप सभी अभी तक जितना आपने पढ़ा है उस बेसिस पे बता सकते हो कि हाँ सर इधर इसको mg लग रहा होगा, mg के अपोजिट में इसको नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी n, ठीक है। इसके अलावा इसको कोई फोर्स लग रहा है क्या, है ना। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहेगा तो मैं इसको इस तरह से बना दूंगा कि इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, ये फ्री बॉडी है इसकी, ये m मास का ब्लॉक है, इसको नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg लग रहा था, ऊपर की तरफ इसको क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो ये इसका फ्री डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। आई बात समझ में। अब मान लो एग्जांपल के लिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। इस पर अगर कोई मास रखा हुआ है m, ठीक है। अब इस पर इसका अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि इस पर कितने फोर्स कहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। मान लो ये यहाँ पर किसी चीज़ से बंधा हुआ है, मान लो कोई ये पुली लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। मान लो इससे किसी रास्ते से बंधा हुआ है ये, है ना। और मान लो कि इसमें टेंशन जो है वो T है,
ठीक है, तो ये टेंशन टी लग रहा है इसको इधर। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसको इधर की तरफ जो है वो क्या लग रहा है, mg, ठीक है। अब इधर mg लग रहा है, फिर जो ये mg है इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, पीछे की तरफ इसको टेंशन लग ही रहा है, तो अगर मैं इसका जो है, और ऊपर की तरफ इसको क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा, तो ये मास m है, इसको ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, T, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा, इसको इधर की तरफ क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर mg cos थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जनरली हम करते क्या हैं, सिंपल सी बात है, उसको जितने फोर्स जिस भी साइड से लग रहे हैं वो लगा के हम उसकी बॉडी को बताते हैं कि हाँ इसको इधर से इतना फोर्स लग रहा है, इधर से इतना फोर्स लग रहा है, और ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बन जाता है। इस तरह से हमें जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो अब जो है डिफरेंट केसेस है लिफ्ट के, है ना, कि आप जब लिफ्ट के अंदर चढ़ते हैं तो आपका एपरेंट वेट जो है आपको जो मतलब फील होता है, एपरेंट मतलब क्या होता है, आभासी, ठीक है। तो आपको आपका वेट जो है अलग लगता है। अगर आप लिफ्ट की जगह, अगर आप मतलब लिफ्ट में बहुत बार बैठे होंगे, इसके अलावा आपने कभी जैसे जो झूले वगैरह होते हैं कुछ, ठीक है, उनके अंदर भी आपने फील किया होगा कि आपको अपना वेट जो है वो जब भी नीचे आते हैं एकदम से तो आपको हल्का लगने लगता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन है लिफ्ट के अंदर की कि आपको अपना वेट कितना फील होगा। तो लिफ्ट पहले केस में तो रेस्ट में, तो रेस्ट में इसका मतलब क्या है कि जो आपका वज़न होगा, जैसे मान लो ये लिफ्ट है, अब ये रेस्ट में है, ठीक है, मतलब ना इसमें एक्सेलरेशन है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कहीं चल रही है, ठीक है। तो जो mg होगा वही रिएक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब जो आपका एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर ही रहेगा, ठीक है। मतलब आपको जो फील हो रहा हो वो आपका वेट ही है। अब होता है क्या कि लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी ऊपर की तरफ चलने लग जाए, तो अभी भी जो है कांस्टेंट अगर वेलोसिटी से चलेगी लिफ्ट, है ना, तो आपका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो तो ज़ीरो है ना। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो है आपका वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो जो वेट है वो तो किसकी वजह से आपको फील होगा, एपरेंट वेट, वो तो एक्सेलरेशन की वजह से फील होना चाहिए। लेकिन तो क्यों, क्योंकि आपको ये रुकी हुई थी, तो यहाँ पर तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया। अब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो R और mg अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, तो R इज इक्वल टू यहाँ पर भी mg हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम टू सेम वही रहेगा, एक्चुअल वेट जो है वो एपरेंट वेट के इक्वल रहेगा। सेम कंडीशन अगर डाउनवर्ड में भी आ जाए, यहाँ पर भी कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई तो ये भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम है, तो R इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है लिफ्ट, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, दोनों केसेस में क्या रहेगा, आपका जो एपरेंट वेट रहेगा वो एक्चुअल वेट के बराबर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है।
तो एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होता है तब आपको कोई भी आपका एपरेंट वेट का जो है पता नहीं लगता है। अब आता है केस आपका अगला, आपका एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का वो किस तरफ है, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है और वो भी ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो आपको रिएक्शन लग रही थी ऊपर की तरफ, आपको mg लग रहा था नीचे की तरफ, और आपका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जो रिएक्शन होगी वो mg प्लस एम ए हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगा। एक्चुअल वेट आपका कितना था, mg था, और उसमें एम ए और प्लस हो गया, तो जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपकी जो लिफ्ट है वो एम ए से ऊपर जा रही है। ठीक है ना। अब अगली कंडीशन में क्या हो रहा है कि लिफ्ट जो है वो आपकी मान लो इसमें इसी में हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लो आपकी जो ये लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर ना जाते हुए कितने से जा रही हो, अगर जी से जा रही हो, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर ये जी से जा रही हो, तो अगर ये जी से जाएगी ऊपर की तरफ तो r माइनस एम जी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, g, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg। इसका मतलब जो आपका एपरेंट वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2mg के बराबर। जस्ट आपको डबल फील होगा। ठीक है, अगर g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ वो लिफ्ट जाएगी तब। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। अब लिफ्ट क्या हो रही है, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है ना। लिफ्ट को क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन की वजह से कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका, ठीक है, या मैं इसको ऐसा बोल देता हूं, R इज इक्वल टू एम जी माइनस R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। इसका मतलब क्या है, एम जी तो एक्चुअल वेट था, है ना, उसमें से एम ए माइनस करेंगे तब आपको एपरेंट वेट मिल रहा है। इसका मतलब एपरेंट वेट जो है वो कम होगा किससे, एक्चुअल वेट से। आई बात समझ में? अब अगर इस लिफ्ट में हम एक चीज़ को चेंज कर दें कि हमने एक्सेलरेशन को किसके बराबर कर दिया,
हमने एक्सेलरेशन को बराबर कर दिया जी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। तो r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कहने का कि जो एक्चुअल वेट है, अब इस कंडीशन में एपरेंट वेट जो है आपका वो 0 हो गया। मतलब आपको वेटलेसनेस की फील आने लग गई। किसकी फील आने लग गई? ठीक है, आपको ऐसा फील होने लग गया कि वेट है ही नहीं। ठीक है, फ्री फॉल वाली कंडीशन आ गई। ऐसा लगेगा कि आप हवा में नीचे गिर रहे हो। ठीक है, फ्री फॉल, फ्री फॉल वाली कंडीशन जो है यहाँ पर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कि लिफ्ट जो है क्या हो रही हो, लिफ्ट जो है आपकी डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेटर देन जी। अब आपकी लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन जो है उसका क्या है, जी से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि ये जो आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर, ये ऊपर उठने लगेगा और हो सकता है ये लिफ्ट के रूफ से चिपक जाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर ये होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब एम जी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। अब अपने को पता है यहाँ पर कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर है किससे, जी से। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर एक्सेल ए जो है वो जी से ज़्यादा हो, है ना, अगर ए जो है वो जी से ज़्यादा हो, जो हमने पिछली कंडीशंस देखी है इन सब में क्या है, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन क्या है अभी जी से कम है। ठीक है, ये जितनी भी कंडीशन हमने देखी इसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जी से कम है। लेकिन अभी वाली जो कंडीशन है उसमें क्या है, एक्सेलरेशन जो है जी से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम एम जी में से एम ए को माइनस करेंगे तो क्या होगा, आर जो है नेगेटिव वैल्यू आएगी। आर की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आदमी जो है ऊपर की तरफ जाके उसकी जो सीलिंग है लिफ्ट की उससे चिपक जाएगा। ठीक है, तो एपरेंट वेट नेगेटिव का मतलब क्या है, एपरेंट वेट नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो मैन है वो सीलिंग की तरफ मूव करने लगेगा। आई बात समझ में? तो ये लिफ्ट के डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जो आपको याद रखने हैं। इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती लिफ्ट तब क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब चलेगी तब क्या होगा, नीचे आएगी तो क्या होगा, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, सारी जो हमने कंडीशंस जो है यहाँ पर देख लिए। तो ये लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।